और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, और उसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक आयनिक कंपाउंड सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए सीजियम क्लोराइड को बनना है, फॉर्मेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड कब बनेगा? जब सीजियम पॉजिटिव आ जाएगा और क्लोरीन निगेटिव आ जाएगा, और फिर प्लस और माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा माने, और वो आयनिक सॉलिड बन के तैयार हो जाएगा। तो इनको बन के तैयार होने में माने सीजियम क्लोराइड को सॉलिड के फॉर्म में आने में कुल क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है नहीं कंपाउंड, कुल 3 दौर से गुजरना होगा। ठीक है ना, कौन कौन दौर होगा? फर्स्ट स्टेप होगा यानी फर्स्ट दौर होगा कि सीजियम जो है वो कन्वर्ट होगा सीजियम केटायन में। दूसरा स्टेप ये होगा कि क्लोरीन जो है कन्वर्ट होगा क्लोराइड एनायन में। फिर सीजियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से जुड़ने का मतलब है एक दूसरे के पास आएंगे, हेल्ड टुगेदर होंगे, और आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ज़रा सा इसको। तो सबसे पहले तो इस सीजियम ने इलेक्ट्रॉन को निकाल के सीजियम केटायन का फॉर्मेशन किया, और जब इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये यहाँ पे एनर्जी आपको क्या करना होती है? देना पड़ती है, और एनर्जी आपने दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब जाके क्लोराइड एनायन का फॉर्मेशन होगा, और ये काम होने में एनर्जी क्या हो गई है? रिलीज होती है। जब भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते एनर्जी रिलीज होती है, और उसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। चलिए ये निगेटिव हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे 2 आयन को एक दूसरे से हेल्ड करने वाले को एनर्जी को क्या कहते हो? लैटिस एनर्जी। पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सीजियम और ये क्लोराइड, चलिए ये गैसियस दिखा दे रहा हूँ, और ये तो यहाँ पे क्या होता है? लैटिस एनर्जी। हम लोग कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से किसी का 1 मोल के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी है ना, लैटिस में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए बात है। तो ये मैंने कहा ना 3 दौर से गुजरा है ना, 3 स्टेप से होते हुए ये बना। और देखिए जब पहले ही क्लास में पहली ही लाइन जो पढ़ी गई, यही बताई गई कि जब भी किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। ये थी नेसेसरी कंडीशन किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, माने जब सीजियम क्लोराइड बना होगा, सीजियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई होगी ना। तो यहाँ पे जो 3 स्टेप में एनर्जी दिख रही है ये, तो इन तीनों का जोड़ क्या आना चाहिए? अगर निगेटिव है तब तो इसका फॉर्मेशन होगा। अगर निगेटिव, भाई निगेटिव है, क्यों निगेटिव कब होगा? जब डिक्रीज हुई होगी इनिशियल में, इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अगर डिक्रीज हुई है तो निगेटिव ही तो आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये निगेटिव आएगा तब तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, माने ये टोटल एनर्जी ई आयनिक कह ले। चलिए माने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, आयनिक का मतलब ये मत समझ लेना कोई आयन, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जब हुआ तो एनर्जी क्या क्या मिली है? आई ई मिली है, क्यों बच्चों? उसके बाद माइनस ई ए मिली है, उसके बाद माइनस यू मिली है, माने लैटिस एनर्जी मिली है। अगर ये हुआ और ये टोटल ये क्या हो गया? निगेटिव आएगा तो ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों भाई? जाहिर सी बात है ये इनिशियल है, ठीक है ना। ये पूरा जो वैल्यू है फाइनल वाला कम आए, इनिशियल वाला ज़्यादा रहे, तभी तो निगेटिव आएगा। तो कुल मिला के कहते ई आयनिक निगेटिव होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों भाई होगा, वरना नहीं। देखिए थोड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा हिंदी में लिख दिया गया है ना।
ठीक है, अगर ये निगेटिव होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वरना नहीं। तो इससे क्या हमको रिजल्ट निकल के आएगा निगेटिव होने के लिए? अब देखिए बात में साथ मिल जाए, एक जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है वो मिल जाएगी। माने इससे अब पता लग जाएगा कि दैट इज कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फेवर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन है वो कौन कौन सी कंडीशन है जो कि फेवर करेगी? अब जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन देखिए ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसके केस में बोलते हैं? खास तौर से देखिए ये क्या है, मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस में होती है ज़्यादा? नॉन मेटल में। तो पहली कंडीशन हो जाएगी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए। देखिए जो पॉजिटिव है वो कम होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, क्यों, है ना, शुड भी कम, है ना, क्या होना चाहिए? लो होनी चाहिए। दूसरा कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, माने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ किसके लिए? नॉन मेटल, क्योंकि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं। नॉन मेटल क्या होने, देखिए ये हाई होना चाहिए, क्यों, साफ तौर से दिख रहा है यार, रटने उठने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है आपको, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, आयनिक सॉलिड की जो लैटिस एनर्जी है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, हाई लैटिस एनर्जी, ये बातें हो जाएंगी। ये तीन, और लैटिस एनर्जी हम लोगों ने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, होता है जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, माने दोनों पे चार्ज ज़्यादा होने चाहिए, दोनों की साइज़ कम होनी चाहिए। बहरहाल लैटिस एनर्जी मेन तो आपका ये दो बातें आएंगी यहाँ से कि ये कम और ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए ये बात तो समझ में आ गई है। मैं उसके बाद एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, उस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे कि दिखाया जाएगा कि एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। देखिए हो गई ना कंडीशन, डिक्रीज हुई ना, निगेटिव आया का मतलब क्या हो गया? सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई है, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये डिक्रीज कब आएगी? जब ये कंडीशन फॉलो होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खूब ज़्यादा होनी चाहिए और आयोनाइजेशन एनर्जी खूब कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खूब ज़्यादा किसकी होगी? 7 ग्रुप की होगी, सबसे ज़्यादा 7 ग्रुप में होगी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी? फर्स्ट ग्रुप की होगी। तो सबसे स्ट्रांगेस्ट आयनिक बॉन्ड किनके बीच में बनेगा? खुद सोच लीजिए, सारी बातें अभी आगे एक बार फिर बताएंगे ये बातें। तो फर्स्ट ग्रुप माने एल्कली मेटल और हैलोजन के बीच क्या होगा? कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बनेगा। देखिए ना शो हो रहा है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होना चाहिए और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, पहली बात। और उसी को एक ग्राफ से शो करके दिखा रहे हैं। देखते हैं, इसको हम जो है मिटाने जा रहे हैं। आप लोग अगर कुछ करना हो इसके साथ, माने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं 1 सेकेंड के लिए। चलिए और दिखाएंगे वही ग्राफ से इसको दिखा रहे हैं। ज़रा सा देखिए, उस ग्राफ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इस सीजियम क्लोराइड का फॉर्मेशन या कोई क्लोराइड है ना, ये कोई सी भी आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए ये बात बताने जा रहे हैं। भाई देखिए, ये मैं इस एक्सिस पे एनर्जी ले लूँ, ठीक है, और ये हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और इस एक्सिस पे एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी 0 है, यहाँ पे एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव है। यहाँ से एनर्जी पॉजिटिव, और पर 0 से नीचे आओगे तो क्या बनेगा? निगेटिव तो बनेगा। इधर कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। देखिए, जब भी आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ होगा, आयनिक सॉलिड का जो फॉर्मेशन हुआ होगा, क्या इस पे होगा? पॉजिटिव एनर्जी पे होगा? कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा, है ना। और देखिए ये पॉजिटिव एनर्जी है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। और
एनर्जी पॉजिटिव कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, आते 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 जीरो होगी, अभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और आते 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 अब एक कंडीशन ऐसी आ गई कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये सीजियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जहाँ पे आयनिक बॉन्ड, ये यहाँ पे इस निगेटिव वैल्यू पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, देखिए निगेटिव पे बॉन्ड का फॉर्म, यहाँ पे जिस पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है जितनी डिस्टेंस पे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इनको बोलोगे R0। क्या बोलेंगे? R0 कह सकते इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, या इसी को कहेंगे R0, कहेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, या कह सकते हो बॉन्ड लेंथ। ये पूछे जाएंगे, पूछते हैं R0 क्या है। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ। दूसरी बात क्या है कि देखिए ये इक्विलिब्रियम क्यों कहा गया, क्योंकि अगर इसके अंदर भी आएगा तो क्या हो जाएगा, रिपेल कर दिया जाएगा। माने यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ये जो R0 है ना, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है। मिनिमम, ये फिर क्वेश्चन पूछेंगे, एनर्जी मिनिमम एनर्जी माने क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, है ना। मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब देखिए इसके अंदर जाएंगे तो फिर रिपल्सन शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे नज़दीक पे R0 से और पास आएंगे तो फिर नहीं। तो R0 इसीलिए कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे सीजियम क्लोराइड आपका क्या हुआ, बन गया है, ये आयनिक कंडीशन के लिए। ठीक है, चलिए समझ लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, और बहरहाल चलिए ये बातें समझ में आ गई। ठीक है ना, अब हम दिखाना चाहेंगे इसी से। ठीक है, एक तो हम लोगों को देखा कि ये आयनिक बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हुआ तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वो कंफर्म हो गया। अब वो देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और एलिमेंट की पीरियाडिक टेबल में पोजीशन, है ना, पीरियाडिक टेबल में पोजीशन, क्यों, उससे पता लगेगा कौन कौन आएंगे, कौन कौन आएंगे। ये तो फॉर्मेशन डिक्रीज वाला दिखा दिया गया। चलिए अब एक चीज़ें और मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है, रटना ना पड़े। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जैसे देखिएगा ज़रा सा, फर्स्ट ए, उसके बाद सेकेंड ए, और बीच में बहुत सारे 6 ए। देखिए मैंने कहा 6 है माने 16 ग्रुप, और 16 ग्रुप तो एनसीईआरटी 6B लगाएगी, और 17 ए माने 17 ग्रुप हैलोजन फैमिली। अगर ये देखा जाए तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। खूब पता है, खूब पढ़ चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, इसीलिए उस चैप्टर को इससे पहले हम लोगों ने पढ़ाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन फॉलो होगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड जो होता है क्या होगा, इनके और इनके बीच में, ठीक है ना, इनके और इनके बीच में क्या होगा, मोस्ट स्टेबल बनता रहेगा। ठीक है, और अब इनमें देखा जाए तो इसकी जो होता है लोवेस्ट होगी, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लोवेस्ट होगी, और इनकी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी।
तो सबसे स्ट्रांगेस्ट आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके किसके बीच हो जाएगा? हैलोजन और एल्कली मेटल के बीच में हो जाएगा। क्यों? हो गया ना? एल्कली मेटल, क्यों? ये कंडीशन सबसे कम, ये कंडीशन सबसे ज़्यादा, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और बात एक देखें, एक रिस्पेक्ट में अभी हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देख के बातें की, ज़रा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इन्वॉल्व कर दें इस आयनिक बॉन्ड में, तो हम लोगों को पता है कि ऐसे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो अब ज़रा देखिएगा, इनके और इनके बीच में मोस्ट आयनिक ना या मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो कह सकते हैं ना कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे भी हम पढ़ के आए हैं कि 1.7 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो 50-50% आयनिक और 50% कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उससे कम माने 1.7 से कम रहता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, 1.7 से ज़्यादा रहता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, उसके बाद इनके बीच में क्या क्या बच रहे हैं? 3A 4A, ठीक है ना, ये बच रहे हैं, और 5A ये बच रहा है। 3A के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4 भी, -4 भी, इसकी 3, तो ये जनरली कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। 3rd वाले, 4 वाले, 5 वाले जनरली कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो ज़रा सा आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, चलिए इसको ज़रा सा मिटा लेते हैं। चलिए फर्स्ट ग्रुप में मान लीजिए मैं सोडियम को ले लेता हूँ, और सोडियम में जाएंगे तो 7 ग्रुप में क्या मिल जाएगा? सल्फर मिल जाएगा। 6 ग्रुप में सल्फर मिल जाएगा, और 7 ग्रुप में क्लोराइड मिल जाएगा। 2nd ग्रुप में आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा, है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, माने इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? स्ट्रांगेस्ट आयनिक बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, स्ट्रांगेस्ट आयनिक बॉन्ड मिलेगा। अब ज़रा सा देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल जो होते हैं उनकी साइज सबसे बड़ी होती है ना, उसके बाद नंबर इनर का है, तो ये लार्जेस्ट। आपको ऐसा किया जा रहा है कि रटना ना पड़े, इसलिए समझते जाइए। और इनकी साइज़ के बारे में आइए, हमने कहा था किसी पीरियड में सबसे स्मॉल साइज, सबसे छोटी साइज़ किसकी हुआ करती है? हैलोजन की हुआ करती है। तो लार्जेस्ट साइज़ है, लार्जेस्ट देखिए साइज़ है, और यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट साइज़ है, स्मॉलेस्ट साइज़ है। क्यों? चलिए, लार्जेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज, ये हो जाएगा। और चार्ज की बात देखिए, इनके कंपैरिजन में इस पे चार्ज कम है, इसके कंपैरिजन में इस पे चार्ज कम है। तो कुल मिला के 3 कंडीशन आ जाएगी जो कि आयनिक बॉन्ड को फेवर करेंगी। दैट इज कंडीशन टू फेवर आयनिक बॉन्ड। ये अब हम लोग देखेंगे आयनिक बॉन्ड को फेवर करने के लिए। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड को फेवर करने के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी? फजान रूल। फजान रूल में क्या था?
स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन और हाई चार्ज ऑन बोथ, मैंने कहा था उसका उल्टा बोल दिया करेंगे आयनिक बॉन्ड में। तो आइए ज़रा सा देखते हैं उल्टा कैसे बोल पाएंगे। कंडीशन फेवर, ठीक है, कोवैलेंट, सॉरी कंडीशन फेवर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को कंडीशन कौन सी? नंबर 1 क्या हो गया? सबसे स्ट्रांग बॉन्ड इन दोनों के बीच में क्या हो गया? लार्जेस्ट कैटायन, माने लार्ज कैटायन आ गया ना। देखिए बिल्कुल रटना नहीं बच्चों, लार्ज कैटायन। अब देखिए ना क्या है, एनायन क्या है? स्मॉल, स्मॉलेस्ट था, सबसे छोटा, ठीक है। तो स्मॉल एनायन। अब देखिए चार्ज की बात देखिए, लो चार्ज, देखिए ना, अगर इनके बीच में देखिए तो ज़्यादा चार्ज है, तो क्या हो गया? लो चार्ज। थर्ड पॉइंट, क्यों? लो चार्ज ऑन बोथ, क्यों भाई? अब देखिए फजान रूल देखिए क्या था? लार्ज एनायन था, स्मॉल कैटायन था, स्मॉल कैटायन था, लार्ज एनायन था, हाई चार्ज एन, बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। तो अगर फजान रूल याद है तो उसी से इसको भी बता सकते हो, लेकिन सारी कंडीशन को मैंने एक इक्वेशन बना के ई आयनिक इक्वल टू आई ई प्लस आई ई माइनस ई ए माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस यू माने लैटिस एनर्जी को लगा के सब कुछ दिखा दिया गया कि कौन कौन कंडीशन फेवर करेंगी। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई लैटिस एनर्जी, फिर कहते हैं स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन, लो चार्ज ऑन बोथ, सब कुछ एक इक्वेशन के अंदर छिपा हुआ है। अगर इनको लिखा जाए, ठीक है, याद किया जाए तो 1.5-2 पेज की बातें हैं, लेकिन एक इक्वेशन अगर बढ़िया से आपने समझ लिया है तो उस इक्वेशन से सारी कहानी खत्म हो जाएगी। वो ग्राफ भी दिमाग में आप रखिए, ठीक है ना, कि आर नॉट क्या है। खास तौर से आर नॉट के बारे में पूछा गया है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं बॉन्ड लेंथ, वहाँ पे जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये सारी बातें हैं। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो यस बोलिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ चलें, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग, यस वस लिखिए जब तक मैं इधर कुछ और काम करूं। उसके बाद जो है आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखा, ठीक है। रटना कम है, पढ़ना ज़्यादा या समझ लेना ज़्यादा है, और ठीक है समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बातें हैं। चलिए आगे आते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंस। फिर एक बहुत ख़ास बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। अब इसमें कुछ बात ऐसी है जिसको मैंने पढ़ा लिया है कहाँ पे, और आप लोगों ने पढ़ लिया है पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में, तो उसकी बात एकदम नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस ऊपर ऊपर हवा में उड़ा देंगे आप लोग। जो है वीडियो भी मौजूद है, आप लोगों ने पढ़ा भी, अभी बिल्कुल नया नया पढ़ा हुआ है। चलिए तो आते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल, क्योंकि कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी देखिए, कहते हैं कुछ पी ब्लॉक, सम पी ब्लॉक एंड कुछ डी ब्लॉक, सारे ये कुछ डी ब्लॉक ऐसे होते हैं कि जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते। कुछ डी ब्लॉक क्या करते हैं? एलिमेंट होते हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जिसका 2 रीज़न था, ठीक है ना। इसका 2 रीज़न था। नंबर 1 क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था अनस्टेबल कोर या कर्नल, और मैंने कहा था कि एटम माइनस वैलेंस शेल को निकाल दीजिए तो ये कोर बचता है। तो ये अगर ये कोर एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में क्या होती? स्टेबल हो जाती, इसलिए वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं किया था, ठीक है। अनस्टेबल कोर या कर्नल। अब पी ब्लॉक वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, किस वजह से शो करेगा उसको देखेंगे, है ना। शो करता है लेकिन वो किस वजह से करेगा वो देखते हैं।
ठीक है। और एस ब्लॉक की कोर तो बिल्कुल स्टेबल, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन डी एफ ए एफ पी की कोर स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। पी में ज़रूरी नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या अनस्टेबल हो गई, तो ये हो जाएगी। लेकिन चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, अनस्टेबल कोर या कर्नल, बातें पूरी हो चुकी है, समझा चुके हैं। और दूसरा रीज़न था स्मॉल डिफरेंस NS और N-1 डी सबसेल की एनर्जी में, और उसकी वजह से, तो इसकी बात तो बिल्कुल ही नहीं अब करेंगे, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ये हो चुका है पीछे। उसके बाद आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट है। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या हो जाता है कि वेरिएबल वैलेंसी शो होती है, तो ये वाला पी ब्लॉक में जो वेरिएबल वैलेंसी शो होती है, ये किसकी वजह से होती, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाता है सर, हाँ, पी ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी जो शो होती है, हाँ,